नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंघवी अपने नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा यह वीडियो बीकॉम पार्ट द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हमारा नया टॉपिक है कंपनी का निर्माण एवं समावेलन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी स्वरूप को एक व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत कंपनी प्रारूप में निर्मित करने के लिए एक लंबी निर्माण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस निर्माण प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण हैं: कंपनी का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का समामेलन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, व्यवसाय को प्रारंभ करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब ये 3 चरणों की क्रिया पूर्ण होती है तो कंपनी का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अपने इस वीडियो में मैं आज आपको कंपनी के निर्माण का प्रथम चरण, जिसे कि हम प्रवर्तन कहते हैं, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी के बारे में बताऊंगी। प्रवर्तन से आशय एक ऐसी क्रिया से है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में कंपनी के निर्माण की कल्पना जन्म लेती है, विचार जन्म लेता है और फिर वह उस कल्पना को साकार रूप परिवर्तित करने के लिए प्रयास करता है, तो उस क्रिया को हम प्रवर्तन कहते हैं। कंपनी का प्रवर्तन कोई 1-2 महीनों में होने वाली क्रिया न होकर इस क्रिया में 2-3 वर्ष भी लग जाते हैं। तो कंपनी का प्रवर्तन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कंपनी के निर्माण संबंधी कार्यों को, या हम यह कहें कि प्रारंभिक अनुबंधों को किया जाता है, कंपनी को एक आकार प्रदान किया जाता है। इस क्रिया को हम कंपनी का प्रवर्तन कहते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे हम कंपनी का प्रवर्तक कहते हैं, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 से पहले कंपनी अधिनियम में प्रवर्तक की कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार प्रवर्तक शब्द को परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा में ये बताया गया कि प्रवर्तक से आशय निम्न प्रकार से है: एक व्यक्ति जिसका नाम प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में वर्णित किया गया है, या जिसकी पहचान कंपनी के वार्षिकी विवरणों में प्रवर्तक के रूप में दी गई है, जिसका अंशधारी, संचालक अथवा अन्य किसी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण है, और चौथा है जिसकी सलाह, निर्देशों व अनुदेशों के अनुसार कंपनी की संचालक मंडल कार्य करते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत की सलाह निर्देश देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाता है। ये परिभाषा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई है, जो प्रवर्तक के अर्थ को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से असक्षम परिभाषा है। अर्थात ये परिभाषा यह नहीं बताती कि प्रवर्तक कौन होता है, प्रवर्तक के क्या कार्य हैं। सिर्फ यह परिभाषा यह बताती है कि एक प्रवर्तक का नाम कंपनी में प्रवर्तक के रूप में लिखा जाए
तो उसे हम कंपनी का प्रवर्तक कह सकते हैं, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी कहलाया जा सकता है। जबकि वास्तव में अर्थ को समझने के लिए हमें अगली परिभाषा या विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसका अध्ययन हमें यहाँ पर करना होगा। इसके लिए सर फ्रांसिस पामर की परिभाषा एक उपयुक्त परिभाषा है जो प्रवर्तन के कार्यों के द्वारा प्रवर्तक को पूर्ण रूप से, या हम यह कहें कि प्रवर्तक के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है कि प्रवर्तक कौन हो सकता है। तो सर फ्रांसिस पामर के शब्दों में प्रवर्तन वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, कंपनी का पार्षद सीमा नियम तथा अंतर्नियम बनाता है, उनकी रजिस्ट्री करवाता है और प्रथम संचालकों को चुनता है कि कंपनी के प्रथम संचालक कौन होंगे, प्रारंभिक अनुबंधों को करता है, यदि हो तो उनकी शर्तों को तय करता है तथा प्रविवरण को प्रकाशित करने तथा पूंजी एकत्र करने का कार्य करता है। उस व्यक्ति को हम प्रवर्तक कहते हैं। हम इस परिभाषा को पढ़कर यह कह सकते हैं कि सर फ्रांसिस पामर की जो परिभाषा है वह प्रवर्तक के कार्यों को स्पष्ट करते हुए बताती है कि इन कार्यों को करने वाला व्यक्ति कंपनी में प्रवर्तक माना जाता है, या जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है उसे हम कंपनी का प्रवर्तक कहते हैं। ये थी आपकी कंपनी के प्रवर्तक की परिभाषा, जो कंपनी के प्रवर्तक के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देती है, सर फ्रांसिस पामर की परिभाषा। अब हम लेंगे कि प्रवर्तक के कार्य। यहां पर हम सर फ्रांसिस पामर की परिभाषा के आधार पर ही कार्यों को भी ले सकते हैं कि एक प्रवर्तक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। प्रवर्तक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य है कंपनी का निर्माण करना, निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। कंपनी के निर्माण की कल्पना उस समय प्रारंभ होती है जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी के निर्माण की कल्पना का विचार उत्पन्न होता है कि उसे कोई कंपनी स्थापित करनी है। अब कंपनी स्थापित करनी है तो कंपनी का कोई व्यापार होगा, कंपनी कुछ कार्य करेगी, तो किस क्षेत्र में कंपनी को स्थापित की जाए, उसके उद्देश्य क्या हो। यदि कंपनी स्थापित की जाती है तो उसका भविष्य क्या होगा, उस क्षेत्र में उसकी क्या संभावना है, कंपनी कितना लाभ प्राप्त करेगी। इन सब कार्यों को करने वाला व्यक्ति कंपनी का प्रवर्तक कहलाता है। या हम यह कह सकते हैं कि कंपनी के प्रवर्तक का प्रमुख कार्य जो है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा उसकी संभावनाओं को ज्ञात करना। इसके बाद दूसरा कार्य आता है विस्तृत अनुसंधान करना, रिसर्च करना। जब एक व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी के निर्माण की कल्पना उभर जाती है और वह कुछ विषय वस्तु निर्धारित कर लेता है और संभावनाओं को भी पता लगाने की कोशिश करता है, तो इन संभावनाओं के लिए उसे मार्केट का विस्तृत अनुसंधान करना होता है। ग्राहकों की रुचि क्या है, जो व्यापार स्थापित किया जा रहा है कंपनी स्वरूप में, उसका भविष्य क्या होगा, क्या व्यक्ति उस व्यवसाय में निवेश करेंगे, कंपनी कितना लाभ प्राप्त करेगी, कंपनी को पूंजी कैसे प्राप्त होगी, कंपनी का मुख्य कार्यालय क्या होगा। तो इन सब बातों के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाता है और इस विस्तृत अनुसंधान के पश्चात ही प्रवर्तक कुछ निर्धारित करता है कि उसे कौन सी कंपनी
किस व्यवसाय स्वरूप में स्थापित करनी है। इसके बाद प्रवर्तक का तीसरा प्रमुख कार्य आता है आवश्यक संसाधन एकत्रित करना। एक व्यवसाय करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। बिना साधन के हम कार्य नहीं कर सकते हैं। मुद्रा उसमें प्रमुख साधन है, धन है। इसके साथ ही हमें सामग्री चाहिए, साहस चाहिए व अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें कि हम कंपनी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक ऑफिस की आवश्यकता होगी। उस ऑफिस के लिए हमें फर्नीचर फिक्सचर चाहिए, कुछ धनराशि चाहिए। तो ये सब जो साधन हैं, इन साधनों को एकत्र करने का कार्य भी प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक का चौथा कार्य है प्रारंभिक अनुबंध करना। प्रारंभिक अनुबंध या प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स से आशय है कि जैसे व्यक्ति या प्रवर्तक कंपनी के लिए भूमि या ऑफिस जो है उसके लिए कोई भवन के लिए अनुबंध करता है, भवन को किराए पर लेता है या भवन को खरीदता है, उसमें फर्नीचर फिक्सचर, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था करता है, इनको क्रय करता है, कंपनी के कानूनी सलाहकार, ऑडिटर इनको नियुक्त करता है। तो इन सब के साथ जो अनुबंध होंगे उन अनुबंधों को हम प्रारंभिक अनुबंध कहते हैं। ये अनुबंध तृतीय पक्षकार और प्रवर्तक के मध्य होते हैं। अभी ये कंपनी के साथ नहीं होते हैं, ये तृतीय पक्षकार और प्रवर्तक के मध्य किए गए अनुबंध हैं, अतः इन्हें हम प्रारंभिक अनुबंध कहते हैं। इसके बाद जब ये प्रारंभिक अनुबंध हो जाते हैं तो प्रवर्तक का अगला कार्य आता है कि उसे वित्तीय नियोजन करना होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। आवश्यकता पड़ने पर कंपनी का प्रविवरण निर्गमित करना होगा, कंपनी के प्रथम संचालक, कंपनी के प्रथम सदस्य मनोनीत करने होंगे, उनसे आवश्यक धनराशि प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही भविष्य में जब कंपनी का निर्माण हो जाता है तो किस प्रकार से कंपनी अपनी पूंजी का निर्गमन करेगी, कितनी राशि निर्गमन पर, कितनी आवंटन पर या कितने निर्धारित समय पर धनराशि को प्राप्त किया जाएगा, ये सारा वित्तीय नियोजन करने का कार्य भी प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है। इस वित्तीय नियोजन के बाद प्रवर्तक का अगला कार्य आता है कि उसे कंपनी के समामेलन के लिए कुछ आवश्यक कार्य करने होते हैं, या हम यह कहें कि कुछ वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इन वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने का कार्य भी प्रवर्तक का होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वह कंपनी के नाम का निर्धारण करता है। कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाकर कंपनी के नाम की स्वीकृति प्राप्त करता है, क्योंकि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और एक नाम की एक ही कंपनी होती है। जैसे मानव शरीर तो आप मानते हैं कि एक ही नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा एक नाम की एक ही कंपनी होगी। तो कंपनी के नाम का निर्धारण, कंपनी का मुख्य कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय हेड ऑफिस जो है किस राज्य में होगा, उस राज्य के नाम का निर्धारण, कंपनी के प्रविवरण का निर्धारण, कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का निर्धारण, जिनके बिना कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती है, इनको बनाने का कार्य करने का कार्य भी प्रवर्तक के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद कंपनी के
सीमा नियम व अंतर नियम पर संचालकों और सदस्यों के हस्ताक्षर करवाना, उन सदस्यों के हस्ताक्षरों को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित करवाना, कंपनी के प्रथम संचालकों की नियुक्ति करना कि कौन व्यक्ति कंपनी के प्रथम संचालक बनने के लिए तैयार है। इसके साथ ही एक लिखित घोषणा करना कि ये सब मिलकर कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं। इस तरह की ये सारी जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं एक कंपनी के समामेलन के लिए, उन सब आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य कंपनी का प्रवर्तक करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक कंपनी के समामेलन संबंधी समस्त कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रपत्र तैयार हो जाएंगे तो कंपनी के समामेलन का कार्य भी करेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपनी रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया जाएगा कि एक कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं, तो कंपनी के निर्माण के लिए जो भी समामेलन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो कंपनी रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध कराना, कंपनी की रजिस्ट्रेशन की फीस जमा कराना, ये कार्य कंपनी की प्रवर्तक के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो कंपनी के लिए पूंजी की आवश्यकता प्राप्त करना। पूंजी की आवश्यकता में कि कंपनी के संचालकों और कंपनी के प्रथम सदस्यों के द्वारा जो शेयर्स लिए हैं उनसे कंपनी की प्रारंभिक पूंजी प्राप्त होना, या हम यह कहें कि न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त होना आवश्यक है। यहाँ यह शब्द मैं आपको समझा दूं, न्यूनतम अभिदान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट से आशय है एक वह धनराशि जिससे कंपनी अपने प्रारंभिक खर्चों को मीट आउट कर सके और आगे कंपनी अपना व्यवसाय कर सके, व्यवसाय को प्रारंभ कर सके। उस राशि को हम न्यूनतम अभिदान राशि कहते हैं। तो यदि यह राशि प्राप्त नहीं हुई है तो इस राशि को प्राप्त करने का प्रयास भी कंपनी के प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन करना होगा। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास सूचना भेजी जाएगी कि अमुक स्थान पर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया गया है। ये समस्त जो कार्य हैं वह कार्य प्रवर्तक के द्वारा किए जाते हैं। और इसके साथ ही हम यह कहेंगे कि जब ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे तो कंपनी के प्रवर्तन की क्रिया भी पूर्ण हो जाती है। मैं आज अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्रवर्तन का जो आगे का वीडियो है वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।